नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने जम करके भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की सराहना की है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की भी जम करके तारीफ की है। बता दें कि भारत इन दिनों कई कठिनाइयों के बावजूद भी दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ ही आईएमएफ की जो चीफ है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जहां दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई हुई है तो वहीं भारत से ही उम्मीद है। आपको बता दें, लगातार विपक्षी पार्टियां ये कहती रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगातार गिरती जा रही है और विश्व में सबसे लोएस्ट अर्थव्यवस्था भारत की है। तो कहीं ना कहीं जो जनता को गुमराह करने का काम विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा था, तो वो ये करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है ये खबर, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो चीफ है, जो एमडी है, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना की है और ये कहा है कि जो दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बीच में अब भारत से ही उम्मीद है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार जितनी भी ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं उसके बावजूद तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लोगों ने देखा है कि हाल ही में भारत ने कितनी चीजों को फेस किया है। I'd like to ask you about India, which many of your colleagues in the IMF have described it as a bright spot in the current global scenario, and your expectations from India next year when it heads the G20 group. What India should do next year to lead this group? India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digitalization in India, from digital ID to providing all services and support on the basis of digital access. This has been indeed a huge factor for India's success. And the country is now stepping into taking the lead on G20 from that position of strength, which makes me strongly believe that we would see India leaving a mark on the world for years to come during next year's presidency. And what could that mark be? In what areas? It could be in the area of digitalization, including digital money. We know that we need regulation of crypto. We know that we need to get some more attention to cross-border payments and how we are proposing public investment in the infrastructure of a cross-border payment platform. It can be in the area of bringing more fairness in our institutions. Next year, we need to complete the 16th quarter review. India has been a very strong voice for the fund to be financially strong and also to be a strong institution on the basis of fair representation of our members. It could be in renewable energy. What is not so well known, you know it, that India has really leapfrogged in terms of solar and other forms of renewable energy. So I very much look forward to next year, and I'm sure that it would make the people of India, the whole nearly 1.4 billion of them, very proud. चाहे बात हम नोटबंदी की करें या फिर कोविड टाइम की करें, इसके बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है चरमराई नहीं है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के ये तारीफ की गई है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसको कि सही समय पर लागू किया गया है और शायद इसी की वजह से आज दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है। जो आजकल नेट बैंकिंग हो रही है और पैसों का जो लेन देन हो रहा है वो सब सारे तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन हो रही है, जिसको लेकर भी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये भी एक खास इफेक्ट छोड़ता है। इसी के साथ ही जो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे तमाम स्किल
व्हीकल्स लेकर के पीएम के द्वारा योजनाएं लागू की गई है, उसकी भी तारीफ इसमें की गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कल कहा कि भारत इस अंधेरे क्षितिज पर एक उज्जवल स्थान कहलाने का हकदार है, क्योंकि इस कठिन समय में भी ये तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वृद्धि जो है वो कई सुधारों पर भी आधारित है। यहाँ आईएमएफ मुख्यालय में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के चौथे दिन ये बातें कह रही थी। आपको बता दें कि आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने बैठक के बाद कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वृद्धि ढांचागत सुधारों पर आधारित है। साथ ही वो G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए कुछ दिन पहले भारत से अपनी अपेक्षाओं पर एक सवाल का जवाब भी दे रही थी। उन्होंने भारत की डिजिटलीकरण प्रक्रिया की भी प्रशंसा की है। इससे पहले आईएमएफ में वित्तीय मामलों में विभाग के उप निदेशक पाओलो मैरो ने भी भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि भारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर में कुछ अन्य उदाहरणों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास लगभग हर महाद्वीप और आय के हर स्तर से उदाहरण हैं। अगर मैं भारत के मामले को देखता हूं तो ये वास्तव में काफी प्रभावशाली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भारत 1 दिसंबर 2022 से एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा देश भर में G20 की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बारे में जॉर्जिवा ने कहा कि भारत अब भी G20 के नेतृत्व करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हम भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया भर में छाप छोड़ते हुए भी देख सकते हैं। इससे पहले कल विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पास ने कहा कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बेहतर तरीके से तैयार करने और उसका लाभ गरीबों तक पहुंचाने में डिजिटलीकरण का अच्छा लाभ उठाया है। माल्पास के मुताबिक विश्व बैंक की गरीबी पर हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कुछ देश नगद अंतरण प्रणाली और डिजिटलीकरण के माध्यम से कोविड-19 संकट के प्रभाव और गरीबी को कम करने में सफल रहे हैं, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत संघीय सरकार के स्तर पर, नागरिक समाज के स्तर पर और राज्य के भीतर दक्षता में सुधार के लिए प्रशासनिक मोर्चे पर अभी काफी कुछ कर सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि माल्पास ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें दुनिया के भीतर डिजिटलीकरण के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि यह गरीब देशों को भी देश भर के लोगों के साथ जुड़ने का मौका देता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी और भारत ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने और इसका लाभ गरीबों तक पहुंचाने में इसका अच्छा लाभ उठाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान जम करके भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की गई है। इसी के साथ ही जो कोविड-19 में जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से देखने को मिला था कि लॉकडाउन की प्रभाव था, इसके बावजूद दुनिया भर में मंदी का दौर चला था, लेकिन भारत इसके बावजूद अपने आप को मजबूत रखा और तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसी के साथ ही कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से बचने और इसके रोकथाम को लेकर के भी अहम कदम उठाया गया था। इसको लेकर के दुनिया भर में तारीफ की गई थी। तो वहीं इस बार जो एनुअल बैठक हुई है, एनुअल मीटिंग हुई है, उसमें भी भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की गई है। इसी के साथ ही कहा गया कि दुनिया भर में जिस तरीके से आर्थिक मंदी छाई हुई है, उस बीच भारत से उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं, इस बात की भी तारीफ की गई है और कहा गया है कि ये भी एक अहम चीज है, एक अहम उदाहरण है जिसकी वजह से आज ये चीजें हो रही हैं और भारत से उम्मीद जताई जा सकती है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सोर्सेज है, उनकी भी तारीफ की है और कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ढांचागत रिफॉर्म सोर्सेज हैं, उसकी वजह से भी भारत आने वाले समय में अर्थव्यवस्था
की बेहतरीन छाप दुनिया भर में छोड़ सकता है। इसी के साथ ही कहा गया कि आने वाले वर्षों में भारत जो है वो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी कर सकता है, इनकम जो है वो इसकी बताई गई है। इसी के साथ ही कहा गया है कि जहां आज दुनिया भर के जो देश हैं उनकी तारीफ हो रही है, तो वहीं भारत की एक अलग तारीफ हो रही है, यानी कि भारत जो है अपनी इमेज स्थापित करने के लिए जाना जा सकता है आने वाले वर्षों में। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुशलता रही है, जो नेतृत्व रहा है, जिसकी वजह से आज भारत की तारीफ की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की भी तारीफ इसके बारे में की गई है। क्योंकि अगर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जा रहा है आज के दौर में, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसको लागू किया था और देश को ये प्रेरित करने की कोशिश की थी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, उसको डिजिटलीकरण से ही किया जाए। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक बड़ा झटका लगने वाला काम है ये, क्योंकि जहां लगातार विपक्षी ये कहते रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो खतरे में है, लगातार अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, रोजगार नहीं है, और खास बात यह है कि जब ये कहा जा रहा था कि जो सारी चीजें हैं उसका डिजिटलीकरण कर दिया जाए, तब यही विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि डिजिटलीकरण होने से तमाम चीजें होंगी, नुकसान होगा और ये जो सर्वर्स डाउन होते हैं उसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन आज की डेट में सभी का ये कहना है कि जितनी भी चीजें ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं, डिजिटलीकरण से हो रहे हैं, उनके लिए वो बेहद सुविधापूर्ण है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।